हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आपको स्वागत है चैनल पर है। आज की जो क्लास है नव पाषाण काल के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। इसके पहले हम पुरा पाषाण काल, आपका मध्य पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें नव पाषाण काल के बारे में पढ़ना है कि मानव अब कितनी प्रगति कर चुका था और उसमें क्या क्या विशेषताएं और बढ़ गई थी। जो आपका नव पाषाण काल है, आपका नव पाषाण काल नियोलिथिक एज जो है उसका टाइम पीरियड देखा जाए तो आपका 5500 बीसी से आपका लगभग 3000 बीसी के मध्य उसको माना जाता है। इसको आपको नव पाषाण संस्कृति की संज्ञा जो है सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसका जिक्र किया था। वहीं इसी बात को गार्डन चाइल्ड ने भी नव पाषाण संस्कृति कहा। तो इन दोनों इतिहासकारों ने नव पाषाण संस्कृति क्यों कहा, तो उसका कारण यह है कि अब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की तरफ बढ़ चुका था। इसके पहले आप देख चुके हैं दोनों कालों में कि जो मानव था वो आपका आर्किटेक्ट कर रहा था, शिकार कर रहा था, भोजन का संग्रह कर रहा था। अब जो मानव है वो अब कृषि करने लगा, उत्पादक की तरफ बढ़ गया मानव। इसीलिए इन दो इतिहासकारों ने नव पाषाण संस्कृति बोला। ठीक, अब जो कृषि का प्रारंभ हो चुका था इस काल में और पशुपालन का विकास हो चुका था। आपने देखा है इसके पहले वाले पीरियड में कि पशुपालन का आरंभ हुआ था और यहां क्या होने लगा, विकास होने लगा। अब पशुपालन का विकास होने लगा। अब वो पशुपालन की महत्ता को समझने लगे, जिसमें उन्होंने आपका भेड़, बकरी और कुत्ता जैसे जानवरों को उन्होंने पालना प्रारंभ कर दिया। और जो कृषि है, कृषि का जो प्रारंभ हो गया उसका जो पहला साक्ष्य हमें मिला है मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य हमें जो इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो हमें पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के परिदृश्य से है। जब आप विश्व के स्तर से देखेंगे तो 9000 से पहले आपके अफ्रीका में भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु हमें भारत में या भारत उपमहाद्वीप में देखें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में हमें आपके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कुछ नवीनतम खोज हुई अभी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोहारा देव जगह पर हमें आपके लगभग 60,000 के आसपास बीसी के हमें क्या मिले, कृषि के साक्ष्य मिले हैं वहां में। वहीं इलाहाबाद के आपके एक बेलन घाटी के पास आपका गोल्डी हवा करके जगह है, वहां हमें चावल की भूसी प्राप्त हुई है और उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 6500 बीसी या क्या प्राप्त हुआ है, चावल की भूसी। ये इलाहाबाद में हमें इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं। वहीं मेहरगढ़ पाकिस्तान आपका प्राचीन हो गया और नवीनतम खोज आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लोहारा देव में हमें अब आपके क्या मिले हैं, कृषि के आपके एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ये तो हो गया कृषि को इन्होंने प्रारंभ किया। अब कृषि प्रारंभ हुई तो जो अभी तक यावरी जीवन था, भूमक्कड़ जीवन था, अब वो कहीं ना कहीं स्थायित्व की तरफ बढ़े, स्थायी हुए। भाई कृषि आप करोगे तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप आज मध्य प्रदेश में हो, कल उत्तर प्रदेश में। एक कृषि के लिए आपको प्रॉपर स्टेब्लिश होना पड़ेगा। इसीलिए अब इनका जो जीवन हुआ वो एक स्थायित्व की तरफ बढ़ा। वहीं कुछ उपकरणों का निर्माण भी इन लोगों ने किया, जैसे मृदभांड बनाए, वस्त्र निर्माण किए, गृह निर्माण किया। तो आपने देखा इसके पहले वाले काल में वो झोपड़ियों का निर्माण करना सीख गए थे, परंतु मकान के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। कई जगह छोड़ दिया जाए, आपके राजस्थान के बागौर में, आदमगढ़, मेहरगढ़ में कुछ साक्ष्य थे, बाकी मकान बनाने का कोई साक्ष्य नहीं था, झोपड़ियों तक सीमित थे। परंतु अब इस काल में बोलो आपके गृह निर्माण का भी अब वो मकान बनाना प्रारंभ कर चुके थे। वहीं अस्त्र शस्त्र आदि का भी लोगों ने अब बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो आपने इनकी विशेषताओं में देखा कि कृषि का प्रारंभ हुआ, पशुपालन का विकास हुआ, प्रारंभ पहले कर चुके हैं। वहीं
कुछ निर्माण किया लोगों ने, मृतभांड बनाए, आपके वस्त्र बनाए, गृह बनाए और अस्त्र बनाए। वही ग्राम समुदाय या ग्राम संस्कृति का भी विकास हुआ, क्योंकि अब जो लोग स्थायी हो गए थे तो एक झुंड में, एक समूह में रहने लगे थे। इसके पहले आपकी एनसीईआरटी में रामशरण शर्मा जी की बुक में एक पार्ट दिया गया है कि अब ये मानव एक समुदाय कैसे बना या मानव एकत्रित कैसे हुए, क्योंकि जब वो लोग शिकार कर रहे थे तो उन्हें 20-25 की टोलियों में कोई बड़ा जानवर का शिकार किया करते थे। उनकी अधिकतम संख्या 500 तक मानी गई है, बुक में लिखा हुआ है। तो वो एक शिकार करते थे, फिर वो भोजन का संग्रह करके आपस में सबको बांटते थे। इस तरीके से वो समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। वहीं 3500 के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास भाषा का भी विकास होता है, तो कहीं ना कहीं उनको समूह में रहने के लिए एक भाषा, एक कम्युनिकेट भी उनको एक समूह में रहने में मदद की। तो और अब यहाँ तो कृषि प्रारंभ हो चुकी थी, तो वो अब एक समूह में रहने लगे, इसलिए यहाँ ग्राम समुदाय या ग्राम संस्कृति का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब कुछ इसके स्थल मिले हमें हैं, जैसे भारत के परिदृश्य देखें तो हमें उत्तर पश्चिम आपके बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में हमें कुछ इसके एविडेंस प्राप्त हुए। वहीं आपके उत्तर पूर्व चिरांद बिहार में भी हमें कुछ हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, यहाँ तक कि हिरण की सींगों के औजार भी हमें आपके बिहार, उत्तर पूर्व में बिहार के चिरांद में प्राप्त हुए। वहीं आप देखें तो दक्षिण की बात करें, दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर में आपका बेल्लारी के पास कुछ राख के टीले वगैरह भी हमें यहाँ प्राप्त हुए। तो ये तो भारत के परिदृश्य हमने आपको बताया कि कुछ एविडेंस हमें प्राप्त हुए भारत में, उत्तर पश्चिम में, आपका पूर्व में और आपका दक्षिण क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत में। तो ये तो भारत के परिदृश्य है, परंतु अभी जो इतिहास पढ़ रहे हो आप एमपी का पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एमपी के स्थल जानना जरूरी है। वहीं अभी तक आप देख रहे थे समकालों में औजारों की एक विशेषताएं चल रही थी। आपने पुरा पाषाण काल में देखा है कि जो औजार थे वो क्वार्टजाइट के चट्टानों से बन रहे थे, जो कि एक नरम चट्टान होती है। उसके बाद आपने देखा कि औजारों का साइज छोटा हुआ और क्वार्टजाइट के स्थान पर आपका चर्ट वगैरह दूसरी चट्टानों का यूज होने लगा। एग्रेट, चर्ट, इस टाइप की चट्टानें बदल गई आपकी मध्य पाषाण काल में और साइज भी गिर गया। अब यहाँ का औजार इस काल में क्या विशेषता या उसमें क्या और परिवर्तन हुआ, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब औजार को पत्थरों में उसको घर्षित करके उसको उन्होंने पॉलिशदार बनाया, उन्होंने धारदार बनाया और उन्होंने उसको क्या बनाया, चिकना बनाया। मतलब अब औजारों में क्या विशेषताएं बढ़ी और क्या बढ़े, पॉलिशदार हुए, वो धारदार हुए और वो चिकने हुए। और पत्थरों के अलावा उन लोगों ने हड्डियों के भी औजार बनाना प्रारंभ किए। मैंने बताया है आपको बिहार के चिरांद में हमें बहुत सारे हड्डियों के भी औजार प्राप्त हुए। ये बात तो हो गई औजारों कौन कौन से थे। अब ये धारदार या पॉलिशदार औजार बनाने की कुछ एक विधियां हैं जो 3-4 स्टेप में वो पूरी करते थे। पहले वो क्या करते थे, इसको देखें आप औजारों के संबंध में। पहले वो किसी भी पत्थर के जिसका उन्हें बनाना होते थे उसकी वो फलक उतारते थे। पहले फलक आते, ठीक। दूसरी स्टेप में वो जो ऊबड़ खाबड़ वाले हिस्से को अलग करते थे, जिसे पैकिंग बोलते थे। पहले उन्होंने फलक उतारे, तो ऊबड़ खाबड़ वाले हिस्से को अलग किया, जिसको पैकिंग बोला। इसके बाद उन्होंने कोई बड़ी चट्टानों पर उसको घर्षण किया, जिससे वो आपके नुकीले हुए और धारदार हुए। तीसरे में क्या करेंगे, वो बड़े चट्टानों में उसका, बड़े पत्थरों या चट्टानों में उसका घर्षण करेंगे। बड़े पहले में फलक उतारे, दूसरे में ऊबड़ खाबड़ वाले हिस्से को अलग किया, तीसरे में कोई बड़ी चट्टान पर उसको घिसा ताकि वो आपके धारदार बने और पॉलिशदार बने। चौथी स्टेप जो होती है उसमें वो क्या करते थे, जानवरों की चर्बी या वनस्पति तेल का उस पर लेपन करते थे, ताकि जो औजार है वो पॉलिशदार, चिकने, इस प्रकार के वो बन जाए। तो
आपके नवपाषाण काल में जो औजारों की विशेषताएं है वो आप जनरल याद रखें कि पॉलिशदार होते थे, धारदार होते थे। औजारों में आपकी कुल्हाड़ियाँ, वसूला, आपका कुछ दाने साफ करने के लिए गिरडी वगैरह, ब्लेड वगैरह इस तरीके का वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कृषि का कार्य वो प्रारंभ कर चुके थे। तो ये तो हो गई आपकी औजारों की विशेषता। अब आप देखिए इस काल में जो महत्वपूर्ण खोज हुई है, आपने देखा पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। यहां पहिए की खोज हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है आपके हर एग्जामों में, एसएससी वगैरह में तो कई बार पूछ चुका है। अब आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जो खोज हुई है वो किसकी खोज हुई है, पहिए की खोज हुई है। ठीक, अब लास्ट में हम स्थलों की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब स्थल कहां है। तो मैंने भारत की तरफ से बता दिया था, उत्तर पश्चिम के आपके बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, उत्तर पूर्व में बिहार के चिरांद में, दक्षिण में आपके कर्नाटक के मैसूर वाले हिस्से में। अब क्योंकि अब तो क्वेश्चन एमपीपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थल कहां मिले, सागर में आपके एरण और गढ़ी मोरिला में हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस प्राप्त हुए। वहीं जबलपुर के मुनई, कुंडम, बरचिका में भी प्राप्त हुए हैं। वहीं दमोह के हटा, होशंगाबाद, छतरपुर के गतकारा में भी हमें इस काल के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ये जो अभी तक आपने पढ़ा है ये नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज के बारे में पर्याप्त है। अब कुछ जो इसकी पहली क्लास में मैंने बताया था कि समाधान पद्धति का वो लोग कई जगह हमें साक्ष्य मिले थे, एकल, सामूहिक, परंतु उस संस्कृति समाधान संस्कृति नहीं कहा। परंतु इस काल में समाधान संस्कृति का विकास या प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। यहां उसका प्रारंभ इस काल में हो गया था, क्योंकि कई जगह आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है मानव के साथ आपके कुत्ते के शव दफन के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि कुत्ता उनका कुत्ते के शव के समाधान क्या हुए साथ देखने को मिले हैं कई जगह। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ उसकी एक प्रारंभ हो गया था इस संस्कृति का। इसके पहले कई साक्ष्य मिले पर उस संस्कृति का प्रारंभ नहीं मान सकते। ये जो पूरा टॉपिक हुआ है यार नवपाषाण काल के बारे में, ये पर्याप्त है आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी और आपका मेंस के दृष्टिकोण में। क्या पढ़ा है इसको देखते हुए हम क्लास को खत्म करेंगे, और अब हमारी अगली क्लास जो है वो आपकी पाषाण काल को पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, जैसे नर्मदा उत्खनन में कौन कौन से उत्खनन करता है, और कुछ और फैक्ट हैं कि भारत में सर्वप्रथम औजार किसने खोजे। तो आपके रॉबर्ट बुश फोर्ट ने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवापुरम में प्रथम औजार खोजा आपके पाषाण काल में। वहीं इस काल के या पुरातात्विक विभाग के या पुरातात्विक के जनक किसे कहते हैं, तो आपके अलेक्जेंडर कैनम को कहते हैं। ये बोल रहा हूं, आप इसको लिखें। और ये लॉर्ड आपके कैनन थे, वर्सराय थे, उन्होंने इनको महानिर्देशक बनाया था पुरातात्विक विभाग का, अलेक्जेंडर कैनम को। तो इन्हें जनक भी कहते हैं 1860 पर। वहीं ये पुरातात्विक जो विभाग है, ये पुरातात्विक जो है ये किस मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। ये 2011 में इसने अपनी 150वीं जयंती मनाई है, और अब उसमें 8-10 साल और जोड़ दें तो 160 साल लगभग पुराना ये विभाग है आपका। ये 3 जो फैक्ट मैंने बताए हैं आपको, ये आप नोट डाउन कर लें नोट्स की तरफ से। बाकी तो बोर्ड पे मैं काफी हद तक लिख ही देता हूँ, कुछ चीजें जो बच जाती हैं वो मुंह जबानी बोल देता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन नोट्स में कर लिया करें। कुछ उत्खनन करता बचे हैं, जैसे नर्मदा का आपका एस डी सांगलिया साहब ने, सुपेकर हो गए आपके, बीबी लाल हो गए, और आपके निसार अहमद ने सोन घाटी क्षेत्र का उत्खनन किया है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि हम आपको कल एक चार्ट के फॉर्म में बना देंगे, और इसके साथ ही हम आपका ताम्र पाषाण, क्योंकि अब मानव पत्थर के अलावा धातु का उपयोग भी सीख जाता है। ताम्र पाषाण वैसे तो एक ग्रामीण सभ्यता है, और कालसुगीन जो सभ्यता है उसको शहरी सभ्यता बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता के कोई भी हमें एविडेंस प्राप्त नहीं हुए मध्य प्रदेश में, इसलिए हम यहाँ ताम्र संस्कृति के हमें बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए, जैसे काय था, आपकी नौदा टोली,
आपका एरण, इस पे हम एक लंबा डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पीरियड पे हमें क्या साक्ष्य मिले, किस जगह पर है, क्योंकि एमपी में उसके क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आज आपका लगभग पाषाण काल कंप्लीट हुआ। हमने पूरा पाषाण काल बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, मध्य पाषाण काल अच्छे से किया, आज हमने नवपाषाण अच्छे से किया। देखते हैं, एक रिवीजन कराते हैं आज की क्लास का और क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। आपने देखा इस काल में जो इस शब्द की खोज की थी नवपाषाण संस्कृति की, सर जॉन लुबाक ने की थी 1865 में की थी। इन्होंने एक बुक लिखी है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, इन्होंने इसका जिक्र किया है। इसी बात से आपके गार्डन चाइल्ड भी सहमत थे कि हाँ ये नवपाषाण संस्कृति है। क्यों थे, कारण क्या था? क्योंकि अब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की तरफ बढ़ चुका था। ये देखा। दूसरा देखा अब क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखा कि कृषि का प्रारंभ हुआ, पशुपालन का विकास हुआ, उपकरणों का निर्माण हुआ जैसे मृदभांड, वस्त्र निर्माण, गृह और आपके अस्त्र शस्त्र। वहीं देखा कि अब ये जो लोग थे वो एक समुदाय में रहने लगे, ग्राम समुदाय का विकास हुआ। वहीं भारत में हमने कुछ क्षेत्र बताया आपको, उत्तर पश्चिम में कौन सी जगह है, आपका पूरब में क्या है और आपका दक्षिण क्षेत्र में क्या है। औजारों की विशेषता बताई कि अब यहाँ औजार पॉलिशदार हो गए थे, धारदार हो गए थे और चिकने बना दिए थे। उसकी प्रोसेस ही बताई कि पहले ये पॉलिशदार औजार कैसे तैयार करते हैं, तो 4 स्टेपों में वो इसकी प्रोसेस भी बताए। और पत्थरों के अलावा हड्डियों का भी औजार बनने लगे थे, हिरण की सींग वगैरह का। दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया यहाँ से कि खोज किसकी हुई है, पहिए की खोज हुई है। और स्थल बताया कि सागर जबलपुर में कौन कौन सी जगह है और कहाँ कहाँ में उसके एविडेंस मिले। अब आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हमारी दूसरी क्लास भारतीय भूगोल की प्रारंभ होने वाली है 1-2 दिन बाद। आपका भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी है, वही आपका मेंस का भी क्लास चल रही है, सुकरात उसमें कंप्लीट है। इस तरीके से हमारे 4-5 क्लासेस आपको पैरेलली मिलेंगे, जिससे आपका एक एग्जाम के पर्पज से आप एक तैयार हो सके, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और नोटिफिकेशन आने में 3-4 महीने या 3 महीने से भी कम समय मिलता है। तो उसके पहले आप एक तैयार हो मजबूती के साथ। इसीलिए आपका एमपी जीके स्टार्ट किया गया था और आपके पॉलिटी वाला भी पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 1-2 दिन के बाद भारतीय भूगोल भी मेरे द्वारा प्रारंभ हो जाएगी और मेंस की क्लास भी आपकी साथ साथ चल रही है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें, खुद से नोट्स लिखने की कोशिश करें। कुछ तो बोर्ड पे लिखा जाता है, कुछ मेरे द्वारा बताया जाता है, तो आप अपने नोट्स को तैयार करें धीरे धीरे और तैयारी को इस चैनल के माध्यम से बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।